हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सागर पाटिल। और मध्य प्रदेश में जितने भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो रहे, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी का हो, टैक्स असिस्टेंट का हो, जितने भी एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में और भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, इन सभी से रिलेटेड मध्य प्रदेश के लिए जो जीके है उससे उसके लिए मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में जो सीरीज़ चालू की है, तो उसका ये वीडियो है। इसी तरीके का और भी वीडियो आप लोग देखिएगा, है ना। इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने से सारा जो नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। और हाँ, एक स्पेशल चीज़, आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सारा जो कंटेंट है सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो आप लोग बस जाकर आपको देखना है ना, और सारा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है। आप लोग देखिए। चलो शुरू करते हैं। मैक्सिमम पोर्शन हिस्ट्री का और कुछ क्वेश्चन मैंने मिक्स भी कर दिए क्योंकि बच्चे बोल रहे थे, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर के भी मैंने डालने की कोशिश की। पहला प्रश्न है, होलकर राजवंश का संबंध किस क्षेत्र से। तो हमारे यहाँ पर होलकर राजवंश हुआ है डिफरेंट, जैसे सिंधिया, होलकर, पवार, बहुत सारे राजवंश हुए। तो ये इसका संबंध किस क्षेत्र से है। पहला ऑप्शन आपके पास में मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, और जो चौथा है इंदौर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है मालवा क्षेत्र। क्या हो जाता है? मालवा क्षेत्र। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको सिटी पूछता हो तो सिटी से संबंधित इंदौर भी है होलकर राजवंश में, पर क्षेत्र पूछा है तो कौन सा क्षेत्र लगाएंगे आप? मालवा क्षेत्र लगाएंगे। इसके अगर लोकेशन की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के मैप में आप लोग देखोगे, है ना। ये मैप थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा नहीं बनाए। मालवा का क्षेत्र इस रीजन में आता है, पश्चिमी क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र ये आता है, ये मध्यांचल का भाग हो जाता है। ये बघेलखंड है जो अभी छत्तीसगढ़ में का से जुड़ा हुआ है। और ये जो बीच का पोर्शन है इसको कहा जाता है महाकौशल प्रांत, जो जबलपुर वाला है ना। जबलपुर वाला क्षेत्र आप समझ जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये बोल रहा है कि उदयगिरी की गुफाएं एवं तिकवा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। अच्छा, इस चीज़ आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि इसको बस आप लोग कान में लगाकर सुनते रहिए। इससे क्या होगा कि मैं इतना ज़्यादा रिपीट करता हूँ कि सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी, है ना। और स्पीड बढ़ाकर देखिए तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो क्वेश्चन है कि उदयगिरी की गुफाएं एवं तिकवा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो ऑप्शन है आपके पास में गुप्त वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा कि उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किया गया था। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? उदयगिरी की गुफा है, एक सेकेंड ना, ये यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, एक सेकेंड। अभी भी आ रहा है कि ऐसा कुछ ग्लिच? अच्छा ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या बता रहा था मैं? हाँ, उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा कहाँ पे है? ये है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। पेन चल नहीं रहा था। चलो अगला प्रश्न है, बुंदेला विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाले रतन सिंह किस रियासत के राजा थे, है ना। बुंदेला, जो बुंदेलखंड में जो राजवंश था एक बुंदेला, उनका विद्रोह हुआ था किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ में हुआ था ना, बिफोर आज़ादी 1947 से पहले। तो इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था रतन सिंह ने। तो ये किस रियासत के राजा थे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बैतुल, दूसरा है चरखारी, तीसरा है दतिया, और चौथा है रीवा। तो इसका सही आंसर हो जाता है चरखारी। चरखारी के राजा रतन सिंह ने किसका साथ दिए थे? अंग्रेजों का साथ दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन ज़्यादा दूर है, देखिएगा। बोल रहा है कि भागभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित है। तो भागभद्र का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन है सातवाहन, दूसरा है शुंग वंश, तीसरा है नाग वंश, और चौथा है गुप्त वंश। ये सारे के सारे जो वंश है प्राचीन भारत से रिलेटेड वंश है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपके पास शुंग राजवंश। क्या है? शुंग, कहाँ गए? शुंग राजवंश। शुंग राजवंश का भागभद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते चलो। सब्सक्राइब की बटन दबाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, सब्सक्राइब की बटन दबाते चलो। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां है। यहाँ पे जनजातियों के नाम दिए, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन 1 मीना, गरासिया, भील, गोंड। ऑप्शन बी बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। ऑप्शन सी है मुंडा, उराव, संथाल और मीणा। ऑप्शन 4 है गोंड, मीणा, संथाल और सहरिया। तो यहाँ पर देखिए सीधा सा आंसर है इसका बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। जो बाकी है, जो मीना, गरासिया है, ये सब राजस्थान की है।
राजस्थान में पाई जाती है, हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती। और मुंडा, उरांव, संथाल ये कहाँ पर पाई जाती है? नियर अराउंड उड़ीसा, झारखंड इस साइड में पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं जनजातियों की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में देखिए आप लोग, मध्य प्रदेश का अगर मैं मैप बनाऊँ, है ना, इस तरीके का मैप बनाता हूँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जनजाति कोरकू, कोरकू पाई जाती है दक्षिण साइड में, बैगा जो पाई जाती है पूर्वी साइड में पाई जाती है, सहरिया उत्तरी साइड में पाई जाती है, और जो हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील, भील पश्चिमी साइड में पाई जाती है। बाकी गोंड बहुत सारे इलाके में, क्योंकि ये पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो मैक्सिमम क्षेत्र में गोंड पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न बोल रहा है, मध्यपाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? तो यहाँ पे मध्यपाषाण काल की बात की गई, प्राचीन भारत का ये हिस्सा है जिसमें कि हम लोग पत्थरों से रिलेटेड जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर डिवाइड करते हैं मध्यपाषाण काल। इससे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश संस्कृति का प्रमुख स्थल। ऑप्शन है दहेगांव, दूसरा है धनेरा, तीसरा है नेमावर और चौथा है आदमगढ़। तो ऊपर के जो ऑप्शन है, ऊपर के ऑप्शन तो मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करते, ये मध्य प्रदेश के बाहर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़। क्या हो जाएगा? आदमगढ़। ठीक है, किससे रिलेटेड है? मध्य पाषाण काल से रिलेटेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी? ऐतरेय ब्राह्मण एक साहित्यिक जो है, क्या कहते हैं, वैदिक काल में साहित्यिक एक पुस्तक है, उसमें वर्णित मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाली जाति का नाम पूछा है। ऑप्शन है औरैया, निषाद, कोल या संथाल। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात की तो ऑब्वियसली कोल और कोल तो हो सकती है, संथाल तो नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको सीधा सही आंसर बता देता हूँ, आपको क्या है? निषाद जनजाति, है ना। निषाद जनजाति का उल्लेख इस वैदिक साहित्य में दिया हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा निषाद जनजाति का उल्लेख हम लोग रामायण में भी देखते हैं कि जब राम जी जाते रहते हैं तो वो नदी पार करते हैं, तो नदी पार करने के लिए जिनका मतलब जिनके थ्रू जाते हैं वो निषाद जनजाति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को दो पत्थरों में किस नदी से विभाजित किया गया था? तो जो अशोक के समय में, या फिर हम लोग कहें कि मौर्य वंश के समय में हमारा जो भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा था। 16 महाजनपदों में बटा था, जिसमें से दो हमारे मध्य प्रदेश में, एक है अवंती और दूसरी है चेदी। चेदी पूर्व साइड में और अवंती पश्चिमी साइड में। तो अवंती को जो दो हिस्सों में बांटा गया था वो थी एक उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। इसको बांटने के लिए किस क्या बोल रहा है, दो हिस्सों में बांटने के लिए दो पत्थरों में किस नदी से विभाजित किया गया, है ना। दो पत्थरों में विभाजित किया गया था, किस नदी के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर, बेतवा। बेतवा नदी के द्वारा इसको विभाजित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आप लोग शायद नर्मदा भी लगा सकते हो, क्योंकि हमको जनरली यही लगता है कि नर्मदा जब मध्य प्रदेश को दो हिस्से में बांट सकती है तो ये उत्तरी और दक्षिणी को भी बांट सकती है। और शायद आप सिंध वगैरह, काली सिंध, शिप्रा भी सोच सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आंसर ध्यान रखना, बेतवा। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, क्या बोल रहा है? मांधाता नगरी वर्तमान अशोक ओमकारेश्वर की स्थापना किस राजा ने की थी? है ना, ओमकारेश्वर है हमारे खंडवा में। खंडवा में क्या है? ओमकारेश्वर है, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। दूसरा कहाँ है? दूसरा महाकाल में है ना, महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में। मांधाता नगरी इसका पुराना नाम है। इसकी स्थापना किस राजा ने की थी? तो इसकी स्थापना किस राजा ने की? सीधा आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, राजा मुचकुंद। ध्यान में रखना, थोड़ा सा डिफरेंट नाम भी है तो याद हो जाएगा। राजा मुचकुंद ने इसकी स्थापना की है ओमकारेश्वर की। कहाँ पर है? खंडवा में। मांधाता पुराना नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? प्रेमचंद हमारे भारत के काफ़ी मशहूर साहित्यकार है, जिन्होंने गोदान टाइप की जो है बड़ी बड़ी दो बैल की कथा, गोदान, ऐसे बड़े बड़े उपन्यास उन्होंने लिखे। आप लोग पढ़िएगा, अच्छे हैं। ऑप्शन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? ऑप्शन है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, दूसरा ऑप्शन है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, तीसरा है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल और चौथा है जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
तो इसका सही उत्तर हो जाता है अपना विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद सृजन पीठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ताबड़तोड़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब की बटन दबाने के लिए कुछ नहीं जाता है ना। सारी चीज़ें आपको ये पे अवेलेबल हो जाएगा, है ना। और शायद मैं पहले बता चुका नहीं बता चुका, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको सारा जो कंटेंट है सिलेबस से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जीके कंटेंट या फिर मैथ्स रीजनिंग या फिर जितना भी है, ये सारा का सारा जो चीज़ें फ्री में मिलेगा आपको इसी चैनल पर। कहीं से कोई बैच परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा डिटेल्ड में आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल, बस यूट्यूब पे जाना है, आपको थोड़ा डाटा खर्च करना है और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, है ना। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते जाइएगा। क्या बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 11? हाँ, मध्य प्रदेश के किस शहर में कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है ना। कालिदास समारोह पूछा गया किस शहर में आयोजित किया जाता है। कालिदास जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। कालिदास जी को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यार ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मतलब जो शेक्सपियर 1600 ईस्वी के आसपास हुए और जो कालिदास है वो तो बहुत पहले हुए, नियर अराउंड 200 ईसा पूर्व समथिंग ऐसे में कोई कहीं पे 200 ईसा पूर्व नहीं, 200 ईस्वी में के आसपास में कालिदास हुए। तो जो व्यक्ति पहले आया उसके नाम से दूसरे को रिफ़र करना चाहिए। ये शेक्सपियर तो बाद में आए, इनके नाम से कालिदास को रिफ़र कर दिया, जबकि ऐसा कहना चाहिए कि जो शेक्सपियर है वो अमेरिकन कालिदास है, ऐसा कुछ कहना चाहिए था। पर ठीक है, जिसने बोला आप क्या ही कर सकते हैं। चलो देखते हैं, अपन तो अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, है ना, कि कालिदास समारोह का आयोजित किया जाता है। कालिदास जी के बारे में बता रहा था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है मेघदूतम, आप लोगों ने सुन रखा होगा शायद। एक है मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभवम, आप लोगों ने सुना होगा या फिर आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं सारा चीज़ मैं ये पे मतलब सारा चीज़ मैं ये चैनल पर डाल रखा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, बस कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। और इनका संबंध कहाँ से, किस वंश से है अगर पूछा जाए तो गुप्त वंश के समय थे। गुप्त वंश के समय पर वहाँ पे साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति गुप्त जो थे इनके दरबार में थे। ठीक है, उज्जैन में थे, ध्यान में रखिएगा। तो पूछा है कि ये समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। जैसे कि उज्जैन से बिलोंग करते हैं तो सीधा सीधा इसका आंसर, ये समारोह भी कहाँ पर होता है, उज्जैन में होता है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में दिक्कत नहीं लूँगा, मैं पढ़ता हूँ। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर संस्कृत में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि कालिदास समारोह होता है उज्जैन में, तो कालिदास समारोह में ही क्या किया जाएगा, संस्कृत में लेखन के लिए, संस्कृत भाषा में लेखन के लिए कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आपको पूछा गया है इनमें से कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास में कि एक अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार, दूसरे में 3 पुरस्कारों के नाम दिए गए, राजशेखर पुरस्कार, भोज पुरस्कार और व्यास पुरस्कार। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसमें आपको कालिदास पुरस्कार भी इंक्लूडेड है, आपका राजशेखर पुरस्कार, भोज पुरस्कार, व्यास पुरस्कार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बोल रहा है, लोक कला की चौमासा पत्रिका कब प्रकाशित होती है ना। हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी लोक कला है उससे रिलेटेड हर 4 महीने में क्या होते हैं, पत्रिका प्रकाशित होती है। तो ऑब्वियसली पहले महीने में होती है, दूसरे महीने में होती है, तीसरे में होती है कि चौथे में होती है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये होती है हर चौथे महीने में, है ना। मतलब आज प्रकाशित हुई तो चौथे महीने में फिर अगली बार प्रकाशित होगी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, लोक कला से, मध्य प्रदेश की लोक कला से रिलेटेड चौमासा पत्रिका। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है। अपने मध्य प्रदेश का कला भवन किस जिले में स्थित है। तो ये है उज्जैन जिले में,
कहाँ पर है? उज्जैन जिले में हमारे देश का कला भवन स्थित है। उज्जैन को किस नाम से जाना जाता है? महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर है ये? कहाँ पर स्थित है? ये है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है ना। यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, महाकुंभ का आयोजन भी शिप्रा नदी के तट पर ही लगता है ना, आयोजन होता है। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न बोल रहा है, हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया है? हरिशंकर परसाई ये भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति है। किस साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया है? तो नाम दिए कल्पना, वसुधा या प्रभा। एमपीपीएससी में भी एक पत्रिका का नाम पूछा गया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, अभी रिसेंट में ही पूछा गया। तो पत्रिका आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हरिशंकर परसाई जी ने किस पत्रिका को लिखा है? तो ये लिखा है वसुधा। किसको लिखा है? वसुधा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दूर दूर कैसे हो गया यार, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तुलसीदास जी ने जो कवितावली लिखी है जिसमें इनके बहुत सारे दोहे वगैरह लिखे। तुलसीदास जी भक्ति काल के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या लिखी है? रामचरितमानस भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो इन्होंने जो कवितावली की रचना की है ये किस भाषा की रचना है, ऐसा पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास में अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। तो आपका सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है? आप लोगों ने भी पता ही होगा कि जनरली इनका जितना भी जैसे रामायण भी जो लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, उसको सरल भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास जी के द्वारा कवितावली, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, अनुसूची में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है ना, कि हमारे यहाँ की जो राजभाषा वो हिंदी होगी और इससे रिलेटेड और भी भाषाओं का उल्लेख है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी, है ना। तो इसमें से बताना है कि कौन सी वाली नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है अवधी भाषा। कौन सी है? अवधी भाषा। यहाँ पर इसका उल्लेख नहीं है ना। भाषाओं के साथ में बोलियों का उल्लेख है। तो ब्रज भाषा तो भाषा है, बुंदेली बोली है, खड़ी बोली बोली है, अवधी भी बोली है, पर इसका उल्लेख हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया। आगे बढ़ते, प्रश्न क्रमांक 18 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, है ना। क्या बोल रहा है प्रश्न? किस जनजाति का मूल निवास कोटा, राजस्थान और गुना, मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? जो हमारे यहाँ की ऐसी कौन सी जनजाति पूछ रहा है कि जिसका निवास स्थान राजस्थान की बाउंड्री वाला शहर है कोटा, कोटा नहीं अपना जिला है कोटा, और मध्य प्रदेश का जो गुना है उससे के आसपास में ये जनजाति रहती है। तो यहाँ पर गोंड है ऑप्शन, बैगा है, सहरिया और भील है। तो आपको बताना सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर हो जाता है आपका सहरिया जनजाति। कौन सा? सहरिया जनजाति। जनजातियों का उल्लेख मैंने शायद पहले भी किया था, फिर से एक और बार आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ध्यान में रखिएगा, मैप के हिसाब से ध्यान में रखिएगा। मैं मैप से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो दक्षिणी क्षेत्र है हमारे इस साइड का, यहाँ पे रहती कोरकू जनजाति। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर बैगा जनजाति का भी कुछ पोर्शन यहाँ पर रहता है। और छिंदवाड़ा में स्पेशली देखा जाए तो यहाँ पे भारिया जनजाति रहती है। कोरकू स्पेशली पूछा जाए तो बैतूल लगाइएगा। इस साइड का जो पोर्शन है यहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में रहते हैं बैगा, यहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में रहते हैं बैगा, यहाँ पर रहते कोरकू। ऊपर साइड में ये जो क्वेश्चन में पूछा गया ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गुना भी आता है, राजस्थान का कोटा भी आता है। यहाँ पर रहते हैं सहरिया, नॉर्थ साइड में रहते हैं सहरिया जनजाति। और जो हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य जो जनजाति है जो सर्वाधिक मात्रा में, वो है भील जनजाति। भील रहती है यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जनजातियों का विभाजन है, विभाजन तो नहीं कहेंगे, जनजातियाँ तो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर भी एक तरीके से जो अधिक क्षेत्रों में रहती है इस तरीके से। और रही बात गोंड जनजाति की, तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी है, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है,
तो गोंड जनजाति ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह थोड़ी थोड़ी रहते हैं, इसलिए कोई स्पेसिफाइड एरिया हम लोग इसको नहीं बताते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न? गुर्जरा अभिलेख जिसमें अशोक का लघु चित्र प्राप्त हुआ है किस जिले में अवस्थित है? आपको पूछा गया कि एक अभिलेख है अशोक का जिसमें उनका लघु चित्र प्राप्त हुआ है ना, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चित्र, शायद मूर्ति टाइप की बनाई होगी अभिलेख पर। तो ये जो गुर्जरा अभिलेख है ये किस जिले में है? मध्य प्रदेश के। तो आप ध्यान में रखिएगा ये किस जिले में आता है? दतिया जिले में गुर्जरा अभिलेख है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर पहुंचने से पहले आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते चलो। सारा जो डाटा है, डिटेल्स है, सारी जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें, सब का सब आपको यहीं पर मिल जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रख दीजिए अभी। और मैंने किसी भी तरीके के एग्ज़ाम को नहीं छोड़ा हूँ, सारा का सारा जो है, जैसे SI हो गया, कांस्टेबल हो गया, MPPSC हो गया, आप लोग देखोगे कि सीधा आपको क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन भी है। मध्य प्रदेश की जनजाति विद्यालय एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? जनजातीय विद्यालय एवं विकास केंद्र मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? सीधा सीधा ऑप्शन आप लोगों के पास में जबलपुर, भोपाल, रीवा या इंदौर। इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा प्यारा भोपाल। जनजातीय विद्यालय एवं विकास केंद्र भोपाल। इसी तरीके से एक पूछा गया था कि आदिवासी संग्रहालय, क्या पूछा गया था? आदिवासी संग्रहालय। मध्य प्रदेश का आदिवासी संग्रहालय भी कहाँ पर है? भोपाल में। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये भी कहाँ पर है? भोपाल में। तो 2-3 चीज़ें आदिवासी से रिलेटेड और जनजाति से रिलेटेड, तो ये भोपाल में, कहीं कहीं पे डिफरेंट जगह पर भी है, वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, वो भी आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे मेरी तरफ से मध्य प्रदेश जीके के आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो MCQ है, ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा, आपके दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। और साथ में इसके अलावा भी मैंने कुछ मध्य प्रदेश के जीके टॉपिक से रिलेटेड बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं चैनल की लिस्ट पर जाके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, जिसमें मैं फिर से कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।